चलिए अगला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक्चुअली मेरे ख्याल से किताब में पहले थर्मोडायनामिक्स है क्या, तो उसको पलटिए 10 पेज बाद जाइए तो आपको मिलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हो गया? हाँ बोलिए। यस, चलिए सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा वर्ड है जो हम अपने डेली लाइफ में भी खूब यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। और जनरली इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो अगर कोई चीज गर्म होता है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई चीज ठंडा होता है तो बोलते हैं इसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर जो होता है ना, वो रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव मेजर का मतलब हुआ कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जो है वो गर्म है कि ठंडा है। ठीक है, किस चीज का रिलेटिव मेजर होता है, तो बाबू हॉटनेस और कोल्डनेस का। सही है। अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज है इसका टेम्परेचर है 85 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा चीज है इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में गर्म है और ये इसके रेस्पेक्ट में ठंडा है। तो टेम्परेचर हमको रिलेटिव मेजर देता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। क्लियर है? चलिए अगला है कि जैसे हॉट यूटेंसिल जो है, हॉट यूटेंसिल का मतलब समझ रहे हो, गरम बर्तन। हाँ, इज सेड टू हैव अ हाई टेम्परेचर। गरम बर्तन है तो उसका टेम्परेचर हम लोग क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। एंड आइस क्यूब, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर कैसा होगा, रिलेटिवली लो होगा। मैंने उसके रेस्पेक्ट में तो लो ही ना होगा, क्यों? क्योंकि ये ठंडा होता है और ये गर्म है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं जिनमें एक है डिग्री सेल्सियस, अब बाबू दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीनों इंपॉर्टेंट है। केल्विन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा यूनिट है और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली 90% केसेस में हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जितना बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है सब हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही पढ़ते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एक ही जगह इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे? जब हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बाबू ये 98.6 होता है। तो 98.6 डिग्री तो क्या सेल्सियस होता है? हाँ, तो फ़ारेनहाइट ना होता है। अरे इतने इतने टेम्परेचर पे तो पानी खौलने लगेगा, मैंने थोड़ा सा 1-1.5 डिग्री और बढ़ा दिया जाए तो, है कि नहीं? तो इतना टेम्परेचर अगर बाबू सेल्सियस में हो जाए तो खून खौल उठेगा आपका। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में होता है। 98 डिग्री क्या होता है, किसी को 102 डिग्री का बुखार आता है तो सेल्सियस में थोड़े आता है, फ़ारेनहाइट में आता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अगर तीनों इंपॉर्टेंट है तो हमको आपस में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हो गया ना? ठीक है, तो उसके लिए ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, नहीं कॉन्सेप्ट से पहले हम लोगों का टॉपिक क्या है, हीट है। ये पहले समझ लो। हीट जो होता है अ फॉर्म ऑफ क्या, एनर्जी होता है, और ये मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है बताइए, मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब एनर्जी ट्रेवल कर रहा होगा, एनर्जी मूव कर रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, उस समय हम उस एनर्जी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। समझाऊंगा मैं एग्जांपल से, घबराइए नहीं। चलिए, तो हीट इज अ मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू या दो से ज़्यादा भी हो सकता है सिस्टम्स, मतलब दो सिस्टम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम, ये कोई सिस्टम ए और ये कोई सिस्टम बी है। तो इनके बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो, इसमें से एनर्जी निकल के इसमें जाए, चाहे इसमें से एनर्जी निकल के इसमें जाए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, या फिर बोल रहा है और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। कभी कभी एक ही सिस्टम रहेगा, अरे बोलो ना, तो बाकी जो बच गया वो क्या है बताओ, बाकी सबको सराउंडिंग बोला जाएगा। बोलिए। हाँ, तो दो सिस्टम के बीच में, चाहे बाबू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, अरे बोलो, जैसे मान लो कि एक गिलास गर्म दूध है ना, तो थोड़ी देर उसको कमरे में रख दोगे तो ठंडा हो जाता है कि नहीं?
क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट का ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ होता है? हाँ, ग्लास से कमरे में होता है। अरे बोलो, आसपास में तुम गर्म दूध के ग्लास के अगल बगल तुम थोड़ा हाथ रखोगे तो धार टाइप का लगता है, तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ निकल रहा है ना। क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। और उसी निकल रहे एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर गर्म दूध का जो ग्लास है वो अगर सिस्टम है, तो ये जो कमरा है वो क्या हो गया? वो सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो दो सिस्टम कहिए, चाहे सिस्टम और सराउंडिंग कहिए। अच्छा, और ये जो ट्रांसफर होता है वो किस वजह से होता है? बाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं। आप एक बात बताइए, बचपन में जब बहुत ज़्यादा नींद लग रहा होता है और ठीक उसी समय गर्मा गर्म दूध का ग्लास जब आता है, अब पीने की तो मजबूरी है, तो एक उपाय तो ये है कि अब हम 10-15 मिनट वेट करें कि वो ठंडा हो जाए, और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है ना। तो 10-15 मिनट टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम इंतजार करें, वो भयंकर नींद में हम लोग होते हैं। तो दूसरा उपाय क्या होता है? हाथ हटाइए यहाँ से, हाथ हटाओ ना यहाँ से। हाँ ठीक है, दूसरा उपाय क्या होता है? क्या होता है? हाँ तुम बताओ। हाँ, पानी में ले जाके हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया, सुनो, जैसे मान लो कि बाल्टी है, तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी रख लेते हैं पहले हम लोग। क्या बोल रहे हो? और उसके बाद हम इसमें वो जो ग्लास दूध ले जाके थोड़े डाल देते हैं उसमें। ग्लास दूध का ग्लास डालते हैं जिसमें दूध होता है। बोलिए जल्दी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ना थोड़ा तेजी से ठंडा होता है। इसका भी रीजन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि क्यों ऐसा पानी में डालने से ये जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि धीरे धीरे ये क्या होगा? ठंडा होगा। और ये क्या होगा? नहीं, पानी गर्म भी होता है, ऐसा थोड़े है थोड़ी देर बाद जाके पानी देखो गर्म हो जाएगा। तो हुआ क्या होगा, इसमें से हीट निकल निकल के इसमें गया होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है कि जिस समय आपने डाला था उस समय इसका टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है पानी का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर यही 8-10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस ना है 70 डिग्री का। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इसमें से हीट निकल के इसमें जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर लगातार कम होगा और इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। अच्छा, ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब समझ रहे हैं? थोड़ी देर के बाद इसका बढ़ के 15 डिग्री हो गया, इसका घट के 15 डिग्री हो गया। तो जब सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो ना हीट इसमें से इसमें जाएगा और ना इसमें से इसमें जाएगा। क्लियर है? तो बताइए, हीट का ट्रांसफर किसके डिफरेंस की वजह से होता है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। एक और बात, मान लीजिए इसमें से ना 20 जूल हीट निकल के इसमें गया है। टोटल कितना हीट निकल के गया? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट वगैरह होगा वो क्या होगा? जूल होगा। एक हालांकि प्रैक्टिकल यूनिट होता है कैलोरी, और ये आप जानते होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो मान लो इसमें से 20 जूल एनर्जी निकल के गया, तो इस एनर्जी के लिए हम क्या यूज करेंगे? हीट वर्ड यूज करेंगे। हम बोलेंगे इसमें से 20 जूल हीट निकला है। लेकिन जब ये 20 जूल इसमें था ना, तब उसको हम हीट एनर्जी नहीं बोलेंगे। तब हम बोलेंगे कि ये 20 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी का हिस्सा था। क्या था? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब हुआ उसके अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, उन सब का काइनेटिक एनर्जी प्लस सब का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ना। तो एक एक मॉलिक्यूल को ढूंढ ढूंढ के फिर पेयरिंग कर कर के सबका काइनेटिक एनर्जी और सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जब जोड़ोगे तो तुमको इसका टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अरे बोलिए। लेकिन मान लीजिए कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? जब आपने दूध का ग्लास डाला था, अरे बोलो, वो समय अगर t = 0 था, तो उस समय इसकी इंटरनल एनर्जी अपने से हम कुछ मानते हैं कितनी है? बताइए। 100 जूल है। इस पानी की भी तो कुछ इंटरनल एनर्जी खुद की होगी ना, तो वो कितना माना जाए? कुछ बोलिए अपने से। है 50 जूल मान लें।
50 जूल मान लेते हैं। जब हमने इसको इसमें डाला 20 जूल एनर्जी इसमें से निकल के इसमें गया, तो बताओ अब इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? अरे तो 100 जूल में से 20 जूल निकल गया तो कितना हो जाएगा? 80 जूल हो जाएगा। तो इसका एनर्जी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहिए, ये हो जाएगा आपका 80 जूल। और बाबू तब इसका कितना हो जाएगा? अरे तो पहले 50 था, अभी 20 आ गया तो कितना हो जाएगा? तो 70 जूल आ जाएगा। सुनिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। शुरू में जब ये 20 जूल इसका हिस्सा में था, अरे निकला नहीं था, तो ये 20 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी का हिस्सा था। हम नहीं बोलेंगे कि इसके पास 100 जूल हीट है। हीट वर्ड हाँ रेस्ट में पड़ी हुई एनर्जी के लिए यूज नहीं किया जाता। हम बोलेंगे कि इसके इंटरनल एनर्जी 100 जूल है। अरे बोलो ना। हाँ, उसके बाद जब ये 20 जूल इसमें चला गया तो फिर वो इसकी इंटरनल एनर्जी का हिस्सा हो जाएगा। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी? 50 जूल थी। अभी इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? 70 जूल है। तो ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये फाइनल इंटरनल एनर्जी। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका हीट 70 जूल हो गया। समझ रहे हो? हाँ, जितनी देर तक ये ट्रेवल करेगा उतनी ही देर तक हम इसको हीट मानेंगे ना। जैसे अभी क्या है कि हम लोग बेतिया में है, बेतिया से हमको जाना है दिल्ली, तो बेतिया में है तो हम एक आम नागरिक हैं इस देश के। बोलो, हम फिर दिल्ली भी पहुंच जाएंगे तो हम एक आम नागरिक हो जाएंगे इस देश के। लेकिन जितनी देर तक तुम ट्रेन में रहते हो ना, उतनी देर तक ही तुमको सिर्फ पैसेंजर बोला जाता है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, अभी उतरते ही तुम पैसेंजर नहीं रहोगे, अब तुम हो जाओगे फिर आम नागरिक। मतलब तब वहां के नागरिक हो जाओगे। अभी तुम माने वहां के क्या कहा जाता है, दायरे में चले जाओगे। ठीक है, तो वो चीज है। ये समझ में आया? ए बोलो ना कि कैसे ये ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, देखिए सब लिखा होगा आपकी किताब में। क्लियर है? ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही सब लिखा हुआ है इसमें, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट देखा ना टेम्परेचर के लिए। केल्विन देखा, डिग्री सेल्सियस देखा, और क्या देखा? फ़ारेनहाइट देखा। तो कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए एक चीज बाबू कांस्टेंट होता है, और पता है वो चीज क्या है? वो चीज है ये टेम्परेचर माइनस, पढ़िए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ये चीज होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये टी क्या है बाबू? तो ये टेम्परेचर है। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ क्या है? टेम्परेचर है। माने ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, ये आपका केल्विन में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। तो जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो हमको यहाँ लिखना होता है। माइनस ये है लोअर फिक्स पॉइंट, बोलो, फिर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? तो ये भी टेम्परेचर ही होती हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर में से सिर्फ टेम्परेचर को ही घटा सकते हैं। ये हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है। अगर दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो दोनों सिमिलर चीज, सेम चीज़ें होनी चाहिए। मास में हम सिर्फ मास को जोड़ सकते हैं, चाहे मास में से हम सिर्फ मास को घटा सकते हैं। तो ये लोग भी टेम्परेचर ही होते हैं। लेकिन सवाल है कि ये कौन से टेम्परेचर होते हैं? तो बाबू ये कुछ माने हुए टेम्परेचर होते हैं। अपर फिक्स्ड पॉइंट एक हाई टेम्परेचर होता है और लोअर फिक्स्ड पॉइंट एक लो टेम्परेचर होता है। तो सवाल है कि हम ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर डिसाइड कैसे करेंगे? तो हम लोग ना कोई भी सब्सटेंस लेंगे और उससे जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो किसी हाई टेम्परेचर पे होता है, और एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो किसी लो टेम्परेचर पे होता है। तो लोगों ने सोचा ऐसा कौन सा आप सब्सटेंस लें, तो लोगों के ध्यान में आया पानी लिया जाए। बोलो ना, क्योंकि पानी के बारे में हम ये बात जानते हैं कि एक हाई टेम्परेचर पे पानी जो है वो वेपराइज होने लगता है, और जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसको क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अरे बोलो, तो पानी से जुड़ी कोई घटना जो लो टेम्परेचर पे होता हो वो भी बता। तो एक फिक्स्ड लो टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड लो टेम्परेचर पे पानी बर्फ में भी तो कन्वर्ट हो जाता है। और पानी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हमने डेली लाइफ में तीनों फॉर्म में देखते हैं। अरे बर्फ यूज करते हैं हम, आइसक्रीम जो खाते हैं वो जमाया हो पानी ही होता है। हाँ, चाहे अरे मतलब वो वाला आइसक्रीम नहीं, कुल्फी वगैरह जो होता है, चाहे फ्रिज में भी हम लोग बर्फ जमाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते ही हैं। और जब जब
कुकर सीटी देता है तो उसमें से क्या निकलता है? वो पानी ही ना निकलता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में होता है। तो लोगों ने सोचा कि अपर फिक्स पॉइंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ले लेते हैं। बोलो ना। लोअर फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लेते हैं। क्लियर है? अब सवाल है कि भाई तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? तो सुनो, ये भी अब हमको मानना पड़ेगा। अरे बोलिए ना। तो किसी देश के, अच्छा एक और बात है, अब हम चाहें तो इस चीज को ना, अरे इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे का मतलब क्या? टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता कितना है ना? तो किसी देश के लोगों ने ये माना कि जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को हम लोग आज के बाद से मानेंगे 100 डिग्री। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल मानी गई बात है। अरे होता ना, मैंने बोला कि बोलो कोई नंबर बताओ, तो दिमाग में मेरे 10 आ गया, 100 आ गया, 50 आ गया, है ना? तो लोगों ने माना कि जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? 100 डिग्री। और जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? 0। ये मानी हुई बात है, इसीलिए इतना राउंड फिगर में ही आता है 0 और 100, है कि नहीं? तो जिन लोगों ने ये माना उनके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो क्या होता है? सेल्सियस होता है। लेकिन किसी और देश में, किसी दूसरे देश में लोगों ने माना कि ना, हम लोग मानेंगे कि पानी जिस टेम्परेचर पे वेपराइज होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो है 212। अब उसको होगा 200, हो सकता है पहला गाड़ी जो उसने खरीदा होगा उसका नंबर होगा कहीं लास्ट में 212 होगा, तो उसने ये मान लिया। बोलो। फिर उसने ये माना कि पानी जिस टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाता है वो कितना है? 32। तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये बिल्कुल मानी गई चीज है। ये बिल्कुल वैसे ही मानी गई चीज है जैसे एक लाइन अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस माना गया है। तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, एक ग्रेड भी होता है। हाँ, तो वो उसने माना कि ना 360 थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, तो राउंड फिगर में उसको उसने 400 मान लिया। ये भी मानी गई बात है। प्रूव्ड बात क्या था? प्रूव्ड था रेडियन। रेडियन को हमने प्रूव किया था। अरे बोलो ना। तो ठीक वैसे ये भी मानी गई चीज है, ये भी मानी गई चीज है, लेकिन बाबू केल्विन को हम प्रूव करते हैं, ये हम लेके आते हैं, ये माना हुआ नहीं है। तो कैसे प्रूफ होता है ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए कि केल्विन में पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, और बाबू फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। मतलब इसी में से 100 घटा लेना तुम। तो इसमें भी डिफरेंस 100 का है और इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 100 का ही है। तो एक्चुअली प्रूफ इसको किया जाता है इसी से, उसी से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया ना? हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठीक। आज कौन सा दिन है वैसे? बुधवार। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन सा डे है? परपोज डे है। अच्छा ठीक, बड़ी बेचैन है, हैं? ठीक है, चलो ये समझ में आया और आपको याद हो गया। पूछू अभी किसी से मैं, ये पूछ लूं तो याद करो अभी जल्दी। ऐसे ही तुम लोग करो, समझे? क्या बोल रहे हो? सुबह में ना, ऐसे ही तुम मजाक उड़ाओ, दिमाग सनकेगा। आगे बढ़े, याद हो गया? हाँ, तो बताओ फ़ारेनहाइट में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता है 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है
में सेल्सियस में, किसमें दिया हुआ है, तो उसमें से घटाया जाएगा। किसको घटाया जाएगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, और हम बात किस में कर रहे हैं, हाँ तो सेल्सियस में बताओ कितना होता है, तो 0 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 माइनस कितना बाबू, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट वही ना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। हाँ ठीक है, तो मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है, और यहाँ भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये जितना आएगा, मान लो इसका कैलकुलेशन हाथ ही आया, तो अब सेम चीज अगर तुम फारेनहाइट के लिए भी करोगे ना, तो उसका भी कैलकुलेशन क्या आएगा, वो हाथ ही आएगा। का मतलब फारेनहाइट वाला भी सेम ही होगा, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट आना चाहिए। यानी टेम्परेचर इन क्या, फारेनहाइट माइनस, लेकिन फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो बाबू 32 होता है, डिवाइडेड बाई हाँ 212 माइनस कितना, बस इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। बताइए ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, टीसी डिवाइडेड बाई 100 ना लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका टीएफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100, घटा के देख लो 180 आएगा। अच्छा तो 0 से 0 तो खैर बहुत बढ़िया कट गया। आइए अब ये काट ना लो, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये चल जाएगा ऊपर। तो बताइए टी सी जी क्वेश्चन कितना हो गया, हाँ तो 5, अब आई कितना 9, दे 9 नीचे ही ना है, तो हाँ, और ये हो जाएगा आपका टी एफ माइनस कितना 32। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में याद रख लीजिए, ना तो मन करे तो इस 9 को इधर ले जाइए, 5 को नीचे लेके आइए, अब 32 को इधर ले जाके जोड़ दीजिए, तो बताइए कितना होगा, टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 टी सी डिवाइड बाई कितना 5 प्लस कितना। तो दोनों में से किसी एक ही फॉर्म में याद रखना, एक ही फॉर्म में याद रखना, ठीक है। तो जो इसमें भी दिया रहेगा, दूसरा आप चाहें तो निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो शायद लग रहा है इसके बाद होगा। ये आपको समझ में आया क्या होगा, कोशिश करो याद कर लो, कोई एक पहला ही वाला फॉर्म याद कर लो। पहले वाला याद करोगे दूसरा वाला, नीचे वाला याद कर लो। तो टी एफ इज इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू टी सी डिवाइडेड बाई 5 प्लस, हाँ यही याद करो, नीचे ही वाला याद करो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है सही है। चलो ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड क्या केल्विन। तो बताइए टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया रहे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेंगे, अरे बोलो, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना, और टेम्परेचर इन किस में दिया रहे केल्विन में दिया रहे, तो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15, यही ना होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.273.15, हो गया। अब इसमें से इसको घटाओगे एग्जैक्ट 100 मिलेगा, तो बाबू टी सी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15, और डिवाइडेड बाई कितना 100 से 100 कैंसिल हो गया ना जी। तो अभी क्या है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15, या इसको आप ऐसा याद रखिए कि केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आप सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273.15, हाँ हालांकि केमिस्ट्री वगैरह में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सब, ये 0.15 जो है उसको हम लोग जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर देना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। जनरली रूम टेम्परेचर जो है हम लोग 23 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, कितना मैंने 20 से लेकर 25 तक के बीच में माना जाता है, तो मैंने 23 माना, का मतलब हुआ रूम टेम्परेचर अगर केल्विन में कितना है 23 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस में इतना है, तो केल्विन में कितना होगा 273, क्या नहीं तो 96 का, तब छोड़ो ना इसको, 27 मानो, हाँ सॉरी 27 मानो, राउंड फिगर में लेके आओ, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। तो लगभग मान के चलिए कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो 300 केल्विन के आसपास में होता है, यही 2-4 डिग्री आगे पीछे जाएगा लेकिन इतना ही होता है, ठीक है। देखिए ये सब लिखा है किताब में।
चलिए अब डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो इतना तो हमको पहले से पता है कि लगभग 98 के आसपास तो आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होता है कितना होता है, 9/5 ही ना था। हाँ, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस कितना, सही है ना। तो बस हो गया 9, इसकी जगह पे लिखिएगा 37 डिवाइडेड बाई कितना 5 प्लस कितना 32। बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ये, एग्जैक्ट 98.6 आ रहा है क्या? हाँ तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 98.6 और डिग्री क्या आ जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। सॉरी, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है कि नहीं। एक्चुअली तो गड़बड़ा इसीलिए गया ना कि जो चीज़ सवेरे होता है वही शाम में भी होता है, समझ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसा है जो, हाँ, जो इसके बाद से सवेरे हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ है। तो इसीलिए अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ छूट रहा है तुमसे। तो क्या चाहते हो तुम, ये भेदभाव चाहते हो? नहीं ना चाहते हो ऐसा भेद? ठीक है कोई बात नहीं। 98 पॉइंट कितना 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हो गया ना। अब हम समझेंगे कि वो जो 273 वाला कॉन्सेप्ट आया था, 273 पॉइंट क्या 15 वाला कॉन्सेप्ट, तो आखिर वो अचानक से आया कहाँ से। और उसके लिए मैंने ये भी कहा कि हम लोगों ने उसको डिराइव किया है। तो बाबू वो डिराइव किया जाता है कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन। एंड ऑब्वियसली केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें अगर हम एक ऐसा कंटेनर ले लें जिसका वॉल्यूम कितना हो, उसमें हम कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दें, और कितने गैस के मॉलिक्यूल्स डालें, तो n मोल। ये n क्या है, मोल में है। दर्जन होता है ना 12, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ना। तो n मोल मॉलिक्यूल्स हमने इसमें डाले हैं। इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, तो वो टेम्परेचर कितना है बताइए, T है ना। तो बाबू और क्या है इसमें, हाँ प्रेशर कितना है। ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रही होंगी ना दीवारों से, तो कुछ ना कुछ ये प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो प्रेशर कितना है, तो इन चारों लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है जिसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो तो क्या होता है, नहीं नहीं रिलेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू, हाँ, NRT। नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली हम लोग इस सब चीज को डिराइव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल इनटू क्या, ये टेम्परेचर है, और ये एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8 पॉइंट क्या, किसी को याद है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे करके आता है, ठीक है। हाँ, तो उसको बोला जाता है आइडियल गैस कांस्टेंट, सही है। लेकिन सुनिएगा, यहाँ जो प्रेशर है वो पास्कल में होगा ऐसा यूनिट में, वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब में होगा, ये भी मोल है। तो आपको पता ना कि मोल भी एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट मोल होता है, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेचर भी होना चाहिए ना, वो भी किस में होना चाहिए, ऐसा यूनिट में, का मतलब किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो अगर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को यूज करना है किस में, केल्विन में। लेकिन अगर मान लीजिए हम केल्विन में ना यूज करके इसको डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये तो टेम्परेचर इन केल्विन ना है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस कितना 273 पॉइंट ऐसा 15 होता है, बोलो ऐसा करके होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो PV इज इक्वल टू NR, और टेम्परेचर इन क्या सेल्सियस प्लस
273 पॉइंट कितना 15 ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको अंदर भेजोगे तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी सी प्लस एन आर कितना, हाँ तो क्या 273 पॉइंट कितना 15 है कि नहीं, तो इतना करके आ जाएगा। अब आपको ना एक्चुअली फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो समय के साथ बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हमको ग्राफ बनाना है टेम्परेचर वर्सेज प्रेशर का। ठीक है, तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसको भी नीचे लेके जाया जाए तो बाबू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई वी इंटू कितना टी सी प्लस एन आर, और ये हो जाएगा 273.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 273 पॉइंट कितना 15 और डिवाइडेड बाई वी। ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। देखो ना, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, वो थोड़े बदलेगा। एक बार जितना मोल गैस आपने डाल के कंटेनर को बंद कर दिया उतना ही रहेगा। ठीक है, आर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम को भी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा। तो वेरिएबल बस दो ही चीजें हैं, प्रेशर और क्या, टेम्परेचर। इस इक्वेशन को देखिए और बताइए ये इक्वेशन कैसे इक्वेशन से मैच कर रहा है। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, बहुत कुछ है, लॉगरिथमिक पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है लीनियर इक्वेशन से। इसको अगर हम लोग y बोल दें, मैंने कहने का मतलब है बाबू कि अगर हम लोग यहां प्रेशर ले लें और यहां क्या ले लें, टेम्परेचर इन सेल्सियस ले लें, तो आपको नहीं लग रहा है कि P जो है वो y की जगह पे आया है, तो ये हो गया y बराबर, और ये किसकी जगह आया है, x की जगह, तो ये हो गया mx। आप प्लस क्या मतलब हुआ कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बोलो ना, चलो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और बाबू ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो इस जगह पे कट करेगा, और ये जो जगह है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि n पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही ना होगा। यानी ये ग्राफ y एक्सिस को कहीं यहां पर कट करेगा, ऊपर में, है कि नहीं, ये कहीं ऊपर में कट करेगा, अरे बोलो, यहां कट करेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वही पॉजिटिव, n भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब लाइन ऐसा झुका हुआ रहेगा कि लाइन ऐसा झुका हुआ रहेगा, है, लाइन ऐसे झुकेगा। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया ना बाबू, बोलो क्या ड्रॉ किया। अच्छा एक चीज और बताऊं, हालांकि हम लोग जानते हैं तब ना हम लोगों ने ये लिख लिया है, अच्छा छोड़ो हटाओ रहने दो, ये तुमको समझ में आ रहा है ना जो मैंने बोला। तो जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया ना, तो वो जिस टेम्परेचर पे आके कट कर रहा था, वो टेम्परेचर जब मेजर किया गया तो वो आया था 270, हाँ सॉरी, माइनस ऑफ 273 पॉइंट कितना 15। और जाहिर सी बात है तब ये किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में ही ना होगा। ये तुमको समझ में आया। तो जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो देखा गया कि ये आके यहां पर कट कर रहा है, बोलो। अच्छा अब सुनो, ये ग्राफ क्या, चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए, हाँ इसके बाद से मैंने डॉट डॉट कर दिया। अब सवाल ये है कि क्यों ग्राफ यही तक आया है उसके बाद डॉट डॉट हो गया है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर को लगातार कम कर रहे हैं। अरे इधर आने का मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, बोलो ना, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। अब टेम्परेचर को तुम लगातार कम करोगे तो बाबू एक ऐसा भी समय आएगा कि वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, लिक्विड में। अरे गैस का टेम्परेचर लगातार कम करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे ना, तो एक ऐसा भी समय होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये वही जगह है जहाँ के बाद से ये किस में कन्वर्ट कर गया होगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर गया होगा। अरे बोलो, हाँ, तब उसके बाद जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो वो कहाँ के कट कर रहा था, मैंने गैस इसके बाद से तो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर गया है। तो ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हम ये मानेंगे कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता तब ये कहां जाके कट करता,
-273.15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब क्या किया गया ना, हमने गैस को बदला, नंबर ऑफ मोल्स कुछ और रखा, वॉल्यूम कुछ और रखा, क्या कहा जाता है, हाँ दो ही चीज ना है। तो बाबू अगर नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम आप बदल दीजिएगा तो स्लोप भी तो बदल जाएगा। अरे बोलो, तो हमने नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम को बदल के जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका स्लोप कुछ और आएगा। तो उसका स्लोप मान लीजिए कुछ इतना आया, बोलो। लेकिन जब इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया गया ना, तो वो भी आके यहीं पर मिल रहा था। फिर नंबर ऑफ मोल्स को बदलिए, वॉल्यूम बदलिए, और तब जब आप ग्राफ को ड्रॉ करिएगा तो स्लोप तो बदल जाएगा क्योंकि एन और वी बदला है। ठीक है, स्लोप बदलेगा और जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो बार बार वो यहीं पर आके कट कर रहा था। अरे बोलो ना, हाँ। तो देखा गया कि यार ये जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है तो वो आके यहाँ पे कट कर रहा है। और इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ग्राफ इसके पीछे पॉसिबल, अगर इवन ये गैस ही रह जाता, ये लिक्विड में कन्वर्ट, तब भी ग्राफ इसके पीछे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा पता है? इसलिए नहीं जा पाएगा कि ग्राफ के, अब जैसे मान लीजिए इसी को हमने बढ़ा दिया ऐसे पीछे की तरफ, ग्राफ के इसके पीछे चले आने का मतलब हुआ प्रेशर का नेगेटिव हो जाना। अब प्रेशर कभी नेगेटिव होगा क्या? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और चूंकि प्रेशर कभी नेगेटिव, क्या तमाशा है रे तुम लोग दोनों? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या तमाशा कर रहे हो? अच्छा रुक, इसके पीछे जाने का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। प्रेशर कभी नेगेटिव, तो चूंकि ग्राफ इसके पीछे नहीं जाएगा, गैसेस का प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर भी इससे कम नहीं होगा। यानी इससे कम टेम्परेचर थियोरेटिकली पॉसिबल दुनिया में अगर कहीं कोई एनर्जी नहीं है तो वहां का टेम्परेचर कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल पूरे ब्रह्मांड में, इससे कम। ज्यादा में तो तुम अरबों खरबों डिग्री सेल्सियस जा सकते हो, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलिए ना। तो फिर बोला गया कि यार तब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर आ गया, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो अगर टेम्परेचर की शुरुआत ही यहीं से हो रही है, यहीं से ना शुरू हो रहा है, इसे आगे जाएगा, इसके पीछे नहीं जाएगा, तो क्यों ना इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने कि टेम्परेचर यहीं से शुरू हो रहा है। और कोई भी चीज कहां से शुरू होता है? जीरो से ना शुरू होता है, बोलो ना। हाँ, तो इसको बोला गया कि आज के बाद से हम इसको क्या मानेंगे? जीरो। क्या मानेंगे? तब एक नया यूनिट भी तो हमको देना पड़ेगा, उसी को बोला गया जीरो केल्विन। अब एक काम करिए, दोनों साइड 273.15 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। इसमें 273.15 ऐड करिएगा तो पहले से माइनस में जीरो नहीं हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो गया 273.15 केल्विन। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें इतना होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं। आप बोलिएगा कि सर आप तो पहले से ही आपको पता था तब ना आपने ये ग्राफ बनाया है। एक्चुअली हम लोगों को पता था तो हम लोगों ने मैथमेटिकली ये ग्राफ बनाया, लेकिन ये ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंट करके। क्या करके? सही में कुछ मोल्स ऑफ गैसेस ली गई, कुछ वॉल्यूम कंसीडर किया गया, और फिर उसके बाद टेम्परेचर को घटा के प्रेशर की रीडिंग ली गई। अरे बोलो, तो प्रेशर की रीडिंग ली गई तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। बात समझ रहे हो? तो जो जिन लोगों ने ये ग्राफ बनाया पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया और देखा कि वो कहाँ जाके कट कर रहा है, यहाँ जाके कट कर रहा है। तो पता चला कि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल। फिर इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या कह दिया? 0 केल्विन। और तब यहाँ से प्रूफ हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब इतना होता है। अब बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने एक्चुअली उल्टा किया। हम लोगों को पहले से पता था तब भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ये पहले से नहीं पता होता तब हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? तब एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अरे फिजिक्स में जितना तुम प्रैक्टिकल करते हो सब प्रैक्टिकल में ग्राफ्स होती हैं कि नहीं?
तो क्या वो थियोरेटिकली ड्रॉ किया जाता है? ओम्स लॉ के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है प्रैक्टिकल में, तो थियोरेटिकली ड्रॉ करते हो, प्रैक्टिकली ना करते हो कि सही में वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट कितना आ रहा है। क्लियर है? ठीक, देख लीजिए ये चीज उसमें लिखा होगा।